गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप कोई काम करना चाहते हो या कर रहे हो, इरादा रखते हो, ख्वाहिश रखते हो, लेकिन सुनने को ये मिले तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जैसे खवातीन के पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं कि लड़की हो के तुम ये काम करोगी, या लड़कों को ये कहा जाए यूर अ बॉय, यूर अ मैन, यू शुड नॉट डू दिस। ये जेंडर रोल्स जिस पे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, आपके साथ कभी हुआ सबीन ऐसा? मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ, क्योंकि हमारे साथ मल्टीपल टाइम्स लड़कियों के साथ तो होता रहता है, तो हमें समझ नहीं आती कि हम पिन पॉइंट किस चीज़ को करें और आके टेलीविजन स्क्रीन पे किन बातों को बताएं। लेकिन देखिए, मर्दों को भी कितनी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती है, ये भी हमें ज़रा बताना चाहिए। इनफैक्ट आप अगर देखें कि मर्द अगर रोता है तो कहा जाता है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो तुम। अक्सर ऐसे होता है, मर्द बनो और बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो मर्दों के सप्रेस हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी खवातीन को बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, तुम क्या बाइक चलाओगी, क्या मर्दों वाले काम करोगी, स्कूटी तुम क्यों चलाओगी, तुम्हारे लिए तो ये सवारी है ही नहीं। हालांकि सवारी तो पूछती नहीं है तुम्हारे जेंडर क्या है, उसके बाद स्टार्ट होती है। लेकिन दिस इज हाउ इट इज, हमारा कल्चर बैरियर्स। सबीन, जैसे घर में अगर एक बेटा और बेटी हो ना, फॉर एग्जांपल एक आपने खाना खाया और आप बैठे हुए एकदम बेल बजती है और आप साथ ही चूंकि खाना आपने खा लिया है और बर्तन भी उठाने हैं, तो फौरन से आप कहेंगे बेटी से कि आप बर्तन उठाओ, और बेटे से कहेंगे आप जाओ बाहर दरवाजा खोलो। मतलब ये इनबिल्ट है हमारे अंदर ना, कि अगर कोई काम करवाना है घर का तो आप बेटी से कहेंगे, और अगर बाहर का कोई काम है तो आप बेटे से ही कहेंगे। बेटी भाई को पानी दे दो, कभी भाई को नहीं कहता कि बहन को जाके कोई पानी दे दे। देखिए, ये क्यों बात करें, कोई किसी को पानी देने से आप सवाब ही कमाते हैं, कोई ऐसी बुराई नहीं है। हम इस चीज को सिर्फ पिन पॉइंट करने की कोशिश करें कि हमने किस तरह से जेंडर रोल्स डिफाइन कर दिए हैं, और जेंडर रोल्स डिफाइन करने की वजह से हम एक तरह से माइंड अपने बच्चों के उस हिसाब से बना रहे हैं कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। और इसी वजह से हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो हमारी खवातीन की उस तरह से इज्जत नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है, की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आज हम सोचा कि इस मौजूद पे बात भी करते हैं। अगर आपके भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिसको लेकर आप बहुत सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, उसके लिए आपने क्या किया, चेंज क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया, सो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। आज हम प्रोग्राम में इसी तरह से कुछ और मौजूद इस पर बात करेंगे। कुछ अमेजिंग, बल्कि अमेजिंग तरीन गेस्ट हमारे साथ होंगे जिनसे हम करेंगे मुख्तलिफ मौजूद पे बात। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। From Nestle. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी फ्रेश करे पफ। सवाल मेरा है इधर कौन लाइक अस, तुम आप तो हैं दो कोई नहीं नो वन। अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, मेक द राइट चॉइस there's too much to munch. ओशन सफारी है मजा तो जारी है, too much to munch. मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much to munch. रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है।
yes, let's go. सवाल मेरा एक इधर कौन like us? जवाब तो है दो, कोई नहीं, no one. अगर नहीं Cheetos तो हम करें zero. Make the right choice, there's too much, too much, too much, too much, too much, too much. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आर्ट एंड आर्टिस्ट हमारा सेगमेंट जिसमें हम खूबसूरत काम आपको दिखाते हैं और आज भी पिक्चर्स की सूरत में हम आपको दिखाएंगे कि कितनी क्रिएटिविटी होती है कुछ लोगों में। और जब आप उनका काम देखते हैं तो आप सोचते रहते हैं कि ये इनके पास इतना वक्त कहाँ से होता है कि ये इतनी बिकॉज जब हम कहते हैं ना एक आर्टिस्ट की बात करते हैं उसको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी को एक तरह से सोच सके एंड देन उसको आगे क्रिएट कर सकते हैं। आप देखें ना कि आइडिया कंसीव करना और हर आर्ट पीस दूसरे से मुख्तलिफ होना, ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात होती है। सो आज इस सेगमेंट में जो आर्टिस्ट है वो है इरम इमरान, उनको वेलकम करते हैं। कुछ देर में आपको उनका काम भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। ग्रेट। इरम साहबा, आर्ट से शौक ये बचपन से था? क्योंकि नॉर्मली आर्टिस्ट को देखते हो कहते हैं हम अब तो बचपन से आर्ट यही कर रहे हैं। अब बचपन से ये था कि एडमायर करती थी, लेकिन अब वो एक होता है ना कि शुरू से पता चलता है कि भाई नहीं ये बड़ी इसमें आर्टिस्टिक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमेशा अच्छी चीज़ अपील की, अच्छी लगी, लेकिन और जहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको ज़रूर अवेल किया। मतलब किसी कारखाने में भी बैठ के, ज़मीन पे बैठ के तो उनके साथ पेपर माशे का किया, जापानीज एम्बेसी से केबाने का किया। मतलब जहाँ किसी फ्रेंड से कुछ पता चला कि अच्छा उनके पास कोई ये टैलेंट है तो उनके पास जाके सीखा। तो जहाँ कहीं कोई सो आपने तो डिफरेंट कैनवस पे काम किया है। बिल्कुल जी, डिफरेंट, जहाँ किसी किस्म की भी अपॉर्चुनिटी मिली तो ना। वंडरफुल। ये जापानीज एम्बेसी वाला जो आपने जिक्र किया, ये एक्सपीरियंस कैसा था? ये बहुत अच्छा था जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं, इजिप्ट में। लेकिन ये है कि हाँ जी, अकेबाना को उधर से किया था। अच्छा, सीखा कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो अपने टैलेंट को पहले पहचानना ये एक बड़ा टास्क होता है एंड देन ऑब्वियसली उसको पॉलिश करना, स्पेशली ट्रेंड्स जिस तरह चेंज हो रहे हैं उस लिहाज से। किससे सीखा, कैसे? ये जो इस वक्त मैं कर रही हूँ होम डेकोर आइटम्स का हो गया, आपके जो डाइनिंग टेबल से रिलेटेड एक्सेसरीज होती हैं, फाइन डाइनिंग से रिलेटेड, ये मैंने कोविड के टाइम में, आप लोगों को पता है कि हर कोई घरों पे बंद हो गया था और कोई एक्टिविटी चाहिए थी, तो ये एक दुबई से एक देयर इज लेडी वो आती थी ये डिकोपाज का करवाने के लिए। तो मेरा फर्स्ट बिल्कुल उनके साथ एक्सपोजर था। पहला कोर्स उस टाइम में किया था, उसके बाद फिर 3-4 और डिफरेंट कर चुकी हूँ कोर्सेज वगैरह से रिलेटेड। ग्रेट। अभी मैं डिकोपाज का बहुत काम नजर आना शुरू हो गया है कुछ टाइम से, पहले नजर नहीं आता था। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जिस टाइम मैं आपको बता रही हूँ ना, जब मैंने वो पहला कोर्स किया था तो उस टाइम हार्डली किसी को इसकी पहचान थी या किसी ने ये नाम डिकोपाज का सुना हुआ था। लेकिन ये अच्छी बात भी है कि जिसने भी सीखा उन्होंने आगे सिखाने की कोशिश की, तो इस वजह से ये जो है काफ़ी अब एक, लेकिन अब उसका ये है कि अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर उसमें एक मार्केट में अपना नाम बनाना, बिल्कुल, तो वो अब ये है कि कॉम्पिटिशन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे वाकई आर्ट से अब देखा जाए इतने सारे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी देख रहे होते हैं जहाँ पर लोग अपनी, अब तो मैं कहती हूँ ऑनलाइन एग्जीबिशन हो रहे होते हैं। बिल्कुल कोई जा सके या ना जा सके, तो बस काफ़ी चैलेंजिंग हो गया अपने काम को दूसरे के काम से आपने मुनफरिद बनाना है, नो मैटर व्हाट। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और अब वो अब हमारी तरह कॉपीराइट वगैरह का कोई ऐसा बहुत वो सीन नहीं है, तो फिर अपना काम आपको फिर दूसरों के हाथ में नज़र आता है या आपको उसको कॉपी करते हैं। अब वही बात कि ऑनलाइन की वजह से और इंटरनेट की वजह से तो बड़ा इजीली चीजें कॉपी हो जाती हैं, और वो तो तभी तो आर्टिस्ट एग्जीबिशन से पहले लगाते ही नहीं ऑनलाइन पे कोई पिक्चर। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्हें पता है निकल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपका काम कभी इस तरह से हुआ कि किसी ने कॉपी कर लिया? पहले एग्जीबिशन से पहले ऐसे होता है ना, और एग्जीबिशन में जाकर देखें तो अच्छा मेरे जैसा काम, ये तो मेरा कॉपी कर लिया। मैं आपको बताऊं जी मजे की बात कि मेरा अब एग्जीबिशन में जो चीजें थी, अच्छा किसी ने मेरा ही स्क्रीनशॉट लेके और एग्जैक्टली जो मेरे जो है कारीगर है, वेंडर है, उसी को दिया, और वो वेंडर ने फिर मेरे लिए आगे भेजा ना कि उनके उसके साथ जी कि ये उनकी तरफ से आया, किसी की तरफ से वो आपका काम कॉपी करवाना चाह रही हैं। वाह जी तो वाह। वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग भी था कि मैंने कहा वो जैसे हम बचपन में होता था ना, वो फलदार दरख्त, किसी के घर में फल लगा हुआ है, वो कच्चा कच्चा तोड़ लिया, खा लिया। मुझे बिल्कुल वही फीलिंग हुई ना कि अभी तो फल पक्का भी नहीं है, ये तोड़ने वाले पहले आ गए। आप खुद भी सिखाती हैं वैसे? मैं नहीं,
अभी मेरे उसमें नहीं, सिखाने का भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे किसी को कुछ पूछना होता है, किसी को कोई हेल्प आउट करना होता है तो बिल्कुल जी। सो अकेले कर रही हैं घर पे काम या कोई और भी साथ देता है इसमें? वैसे तो पूरी फैमिली साथ है। ओके। लेकिन ये है कि काम खुद बेसिकली खुद ही अपना आइटम्स अपने डिज़ाइन देती हूँ, अपने बनवाती हूँ। इवन जो इसके लिए राइस पेपर वगैरह होते हैं, तो जो राइस पेपर को डिज़ाइन करते हैं या जो प्रिंट करवाते हैं तो उनके अपने प्रिंट्स होते हैं। लेकिन नहीं, मैं उनसे भी मेरा नहीं होता, मैं कहती हूँ नहीं मुझे अपना ही प्रिंट चाहिए, तो मैं अपने प्रिंट करवाती हूँ। और वो तो ये है कि वो लेकिन फैमिली सपोर्ट के बगैर नहीं है। वो तो ज़ाहिर नहीं हो सकता। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, वो फैमिली सपोर्ट उससे भी हम पूछ रहे हैं, जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि आइडिया कंसीव करना, एक आपको सुकून चाहिए, बच्चे भी दूर हो, मियाँ भी दूर हो, बिल्कुल आपको एक सुकून वाला टाइम चाहिए जो कि खवातीन को नहीं मिल पा रहा होता घर में। हाउ डू यू मैनेज दैट? बस फिर यही है कि आपको कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, क्योंकि वो जिस तरह वो होता है ना, शायर को शेर की आमद होती है, तो हमें भी जब वो एक आता है ना, वो आमद होती है, तो बस फिर उस वक्त आपको काम करना होता है ना। और समटाइम्स ऐसे होता है, बल्कि मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है कि जब वो पूरा मैं अपना जो पीस होता है उसको ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, फिर मैं उसको ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करती हूँ। तो बाज़ औक़ात कोई चीज़ मुझे 2-2, 3-3 दफ़ा उसको रीडू करना पड़ता है ना। नहीं, आप जीरो से ना किया करें, आप वो दे दिया करें अब फिर दोबारा से नया बना लिया करें, उसको ना खराब किया करें। ऐसे ही, लेकिन वही बात, ये भी एक वो कीड़ा होता है ना दिमाग में, सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना एक आर्टिस्ट को। बिल्कुल कि नहीं, जो मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मैं और आगे चूंकि किसी को आपको नहीं पता दे है ना कि सकती। आपके नाम से उस काम ने जाना है, तो आपको होता है कि अच्छा उसमें आपकी तरफ से मैक्सिमम परफेक्शन जाए उसमें। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी भी होता है। कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, हर आर्टिस्ट का हम काम देखते हैं ना, उसमें हमें एक झलक नज़र आती है। सो आपके काम में हमें क्या सिग्नेचर स्टाइल नज़र आता है? वो कलर्स की फॉर्म में होता है, पैटर्न की फॉर्म में होता है, या मटेरियल की फॉर्म में होता है? मेरा ख्याल में मैं जो अपना काम डिस्क्राइब करूँगी, विंटेज विद मॉडर्न लुक। ओके। तो विंटेज, मुझे विंटेज स्टाइल बहुत पसंद है, विंटेज पीसेस, और वो तो विंटेज को थोड़ा सा जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं तो उसके साथ। बट इजंट इट चैलेंजिंग, बिकॉज विंटेज लोग अक्सर वो कहते हैं बस विंटेज ही हो, उसमें कोई मॉडर्न टच ना हो, बट ऑब्वियसली डिमांड भी अब इस तरह की बढ़ चुकी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो क्या ये चैलेंजिंग है? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर तो शायद किसी और का स्टाइल होता और मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करती तो होता है चैलेंजिंग। लेकिन ये चूंकि ये मेरा अपना स्टाइल है और तो नहीं, आई एंजॉय डूइंग इट। ओके। अच्छा, मुझे लगता है आपके घर बड़ा आर्टिस्टिक सा होगा, क्योंकि अक्सर आर्टिस्ट का होता है कि घर हर स्पेस आर्टिस्टिकली बड़ी डिजाइन है ना, एक कॉर्नर जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से डिजाइन हुआ होता है। वो मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि मोची का जूता हमेशा टूटा हुआ होता है। तो आपको मेरे घर में मेरा कोई पीस नहीं नजर आएगा। लेकिन होम डेकोर का इसका मुझे शुरू से शौक था। और इसलिए चूंकि अपनी कभी पसंद की चीज नहीं मिलती थी या कुछ, तो उस वजह से फिर खुद क्यों ना क्रिएट करें, तो वो उस चक्कर में। लेकिन ये है कि शौक होम डेकोर का हमेशा से रहा। जब कभी पाकिस्तान से बाहर भी कभी गए तो वो हाथ में, चूंकि वो फ्रेजाइल टूटने वाली चीज़ें होती हैं, तो हाथ में वो डब्बे पकड़े हुए होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ों के, और वो तो शॉपिंग का बेसिक की जो है ना इंटरेस्ट तो इस तरफ बहुत ज़्यादा थी, तो वो इसीलिए। लेकिन हाँ जी, लेकिन घर में मेरे ख्याल में आपको मेरा कोई आइटम फिलहाल नहीं नजर आएगा। यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट, वेरी फ्यू आर्टिस्ट जिनका अपने घर में काम। हमें पहली दफा, मतलब हमारे सेट पे हमें कभी ऐसा नहीं हमारा सेगमेंट होता है, बड़ा आप पहली मेरा काम ही नहीं मेरे घर में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये शायद मेरे काम टिकता भी नहीं है, ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कि जो चीज़ होती है वो किसी ना किसी को पसंद आ जाती है और वो निकल जाती है। हाँ जी बिल्कुल, तो वो लगाने की नौबत ही नहीं आती, घर में डिस्प्ले करने कोई की ऐसा आर्ट पीस, इतने सालों से जो आप माशाल्लाह काम करें, कोई ऐसा आर्ट पीस जो आपने बनाया हो और उससे आपकी इमोशनल अटैचमेंट तो हर आर्ट पीस से ही होती है, बट एक से थोड़ी ज्यादा हो गई हो ड्यू टू एनी रीजन, और नहीं दिल चाह रहा हो कि बस ये नहीं देना, बट होता है बिल्कुल ऐसे। वो एक है मेरा बड़ी क्लोज टू हार्ट, एक है डिज़ाइन है कि वो मैंने भी सिर्फ एक ही बनाया है, और मैं उनसे यही कह रही थी कि मैंने कहा कि अब मेरा ना इसमें दूसरा बनाने को भी दिल नहीं चाह रहा ना, कि वो बस वो एक ही है और ना जैसा दूसरा उसमें क्या है, पता नहीं मैं क्रिएट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी ना। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट? फिर वही विंटेज और मॉडर्न टच के साथ, और उसमें फिर मैंने बहुत वेरिएशंस की। व्हेन आई स्टार्टेड इट, मेरे जहन में ये था कि अच्छा इसमें मैं कैंडल होल्डर के तौर पे बनाया, लेकिन
आई एंडेड अप विद इलेक्ट्रिक लाइट और वो, लेकिन वो भी फिर विंटेज स्टाइल में उसके ऊपर उसमें लाइट्स So लगाई। wood में था वो? जी वुड में। Okay. वुड में बेसिकली मेरा काम वुड और एमडीएफ में है, क्योंकि वुड थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए फिर एमडीएफ, क्योंकि लास्ट में पता है हर किसी को अच्छी चीज़ का ख्वाहिश होती है। ऐसा ही है। तो फिर आप एक ख़ास क्लास के लिए अपना काम लिमिटेड मैं नहीं करना चाहती, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी हर किसी के लिए हो। तो मतलब वुड में भी ऑप्शन है, वही डिज़ाइन वुड में भी बन सकता है, आपको शीशम में भी प्रोवाइड किया जा सकता है, और वही आइटम फिर एमडीएफ में फिर बिल्कुल हाफ उसकी 50%। अच्छा देखिए, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की, बिकॉज ऑनेस्टली हम जब देख रहे होते हैं कभी काम, तो हम कहते हैं कि अच्छा इतना एक्सपेंसिव काम है, लोग उस आर्टिस्ट की तरफ, उस पेज की तरफ, अक्सर हम भी ऐसे ही करते हैं। हमें कोई एक कीमत बता दी, हम 2-3 चीज़ें देख रहे हैं तो उसके बाद हम नहीं उस आर्ट पीस को ले रहे होते, हम कहते नहीं किसी और की तरफ चलते हैं। तो वो ये है कि हर क्लास के लिए आपने कैटेगरीज बना के अगर उसको डिस्प्ले कर दिया तो फिर लोग आपके साथ कनेक्ट बड़ी जल्दी हो बिल्कुल ऐसे ही। और फिर कस्टमाइज्ड वर्क है मेरा काफ़ी हद तक, तो फिर एक एक कलर स्कीम से लेके एक एक स्टेप पे मैं जो होते हैं मेरे क्लाइंट्स उनको मैं इन्वॉल्व करती हूँ, तो वो हर चीज़ करके फिर उनको दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप किया, फिर उस पर उनको इन्वॉल्व किया, वो कुछ ना, तो उसका अपना मज़ा है एक ना। अच्छा, अभी आपके जो क्लाइंट्स हैं वो जो ऑर्डर करते हैं कस्टमर्स, वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं या पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा हैं? दोनों। बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जिसने भी देखा बहुत पसंद किया, और पाकिस्तान में भी कराची तक खैबर अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल जी। और ज़्यादा ऑनलाइन ही आपका है? ऑनलाइन ही है, लेकिन वही बात कि वो कोविड के बाद ये चीज़ें इतनी आसान हो गई और हर की मतलब यूज़र फ्रेंडली हो गए ना, ऑनलाइन पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए, फिर कोरियर सर्विसेज इतनी आपको उसमें ना ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको पता है कि चीज़ खराब भी नहीं होगी, आप अच्छे से पैक कर लेते हो, बबल शीट्स एंड एवरीथिंग, तो खराब चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे नहीं, तो मेरे ख्याल में कुछ साल पहले तक नहीं सोचा जा सकता था कि इतनी इजीली आप ये चीज़ें घर पहले आई थिंक माइंड में ये था जब तक देख नहीं लेंगे खरीदेंगे नहीं, बल्कि थोड़ा सा वो बार्गेन नहीं करेंगे तब तक मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन वो दोनों एलिमेंट अब खत्म हो गए। एक फिक्स प्राइस अगर कहीं पे है तो आप कहते हैं फाइन, या आपने कोई ऑफ लगा दिया, पता है बस इस पे बार्गेनिंग तो होनी भी नहीं है ऑनलाइन में, आप ये तो नहीं कहेंगे बाजी ज़रा सस्ता कर दें। और दूसरा मामला ये कि अब आपको इतनी अच्छी पिक्चर्स नजर आते हैं, आपको पता चल जाता है somehow कि अच्छा क्वालिटी क्या होगी। अच्छा नहीं, लोग कभी क्या इनबॉक्स आपको करते हैं कोई आर्ट पीस दिखा के प्लीज सेंड ओरिजिनल पिक्चर्स? अक्सर होता है ना, उनको तो जो लाइट या एडिटिंग या फिल्टर के थ्रू ना। बिल्कुल नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ मेरे ख्याल में, क्योंकि वो शायद वो आइडिया हो जाता है कि ओरिजिनल ही है ना, बगैर किसी फिल्टर के उसके, बल्कि मैं खुद मेंशन भी करती हूँ ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें किसी किस्म का ना फिल्टर वगैरह नहीं यूज़ किया गया, या लाइट इफेक्ट डालने की कोशिश नहीं की गई। तो जो है वही मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा, फोटोग्राफी कौन करता है आपके प्रोडक्ट्स की? फोटोग्राफी मेरी एक फ्रेंड है, वो उसका भी इंटीरियर का बिजनेस है और माशाल्लाह फोटोग्राफी की बहुत शौकीन है, और मेरा नेफ्यू है, तो वो माशाल्लाह वो दोनों मुझे इसमें बहुत हेल्प आउट करते हैं। और बाकी जिस तरह सोशल मीडिया हैंडलिंग खुद करती हैं? अभी तो खुद कर रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वही बात स्टेप बाय स्टेप सबसे हेल्प लेके करके, आपको पता है हमारी जनरेशन थोड़ा सा इन चीज़ों से पीछे थी। क्योंकि देखिए इट्स नॉट जस्ट कि आपने पिक्चर अपलोड कर दी और मैसेज क्वेरी आई, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। यू मस्ट हैव दोस डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, जिसमें आपने कैसे उसको रेट करना है, कैसे वेबसाइट ऊपर लेकर जानी है, SEO एंड एवरीथिंग, वो इतनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो हमें उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उसकी। जिसकी पास वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, उसका बिजनेस ग्रो होते हमने देखा है। अदरवाइज हमें लगता है कि वो लोगों से हेल्प लेते हैं, इदारों से हेल्प लेते हैं कि अच्छा इसको ज़रा ग्रोइंग फेज में लेकर आए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, ऐसे ही है, लेकिन वही बात कि फिर स्टेप बाय स्टेप ना हर चीज़ होता है। और इसमें मैं कहती हूँ कि आप लोग भी जो मीडिया से रिलेटेड हैं, तो आप लोग भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि हम जैसे जो होम बेस्ड छोटे बिजनेस वाले या जिनका अभी स्टार्ट ले रहे हैं, तो उनको प्रमोट करने में और इनकरेज करने में तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। हमने तो ये सेगमेंट अपना प्रॉपर रखा हुआ है, आर्ट एंड द आर्टिस्ट हमने इसको नाम दिया हुआ है, और हमारी कोशिश होती है कि प्लेटफॉर्म हमारे व्यूअर्स का प्लेटफॉर्म है, जिसमें टैलेंट है, स्पेशली आर्ट के लिहाज से, बिकॉज बड़ा मुश्किल काम होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना। सो वो हम कहते हैं हमेशा आए, और हम बहुत सारे लोगों को वेलकम भी करते हैं। अच्छा, फैमिली में किसी और को शौक है? क्योंकि अक्सर होता है ना कि जीन्स में एक चीज़ चलना शुरू हो जाती है, बच्चों में शौक है? बेटी को है, लेकिन उसका इससे रिलेटेड नहीं है, उसका स्कल्पचर साइट पे है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि लेकिन जीन्स वाली बात बिल्कुल सही है मदर की साइड से, तो मतलब जो मदर की कजन्स वगैरह,
तो दे वर वेरी आर्टिस्टिक जी उनमें और वो सेल्फ लर्नड और मैं अभी भी उनका देखती हूँ मैं कहती हूँ उनका कोई एक्सपोजर नहीं था और उनका जो आर्ट था तो सेल्फ टॉट और उनका कोई आर्ट पीस रखा हुआ संभाल के? नहीं मेरे पास तो नहीं है लेकिन उनके बच्चों के पास जरूर होगा जी बिल्कुल ओके होता है ना अपने बड़ों का फैमिली में स्पेशली जिसको देख के आपने इंस्पिरेशन ली होती है उनके आर्ट पीसेस से वैसे आपको बड़ा लगाव सा होता है आपके पास नहीं भी तब भी जिस घर में जब वहाँ जाते होंगे तो वो देख के आपकी एसोसिएशन तो उस आर्ट पीस से ज़्यादा होती है कि इतने साल पुराना वो आर्ट पीस एंड देन वो सारी उसमें मेमोरी होती है उसमें इमोशंस होते हैं उसमें कहानी होती है उसमें वो वक्त कैद होता है सो आप उसमें खो जाते हैं फॉर अ मोमेंट एंड यू आर क्रिएटिंग दोस मोमेंट्स फॉर द कमिंग जनरेशंस एज वेल माशाल्लाह थैंक यू जी थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे इट्स ग्रेट हैविंग यू जबरदस्त माशाल्लाह आप काम कर रही हैं नाज़रीन हम बढ़ेंगे बिग ब्रेक की तरफ ब्रेक से वापस आएंगे रहिए साथ ये है राइजिंग पाकिस्तान भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया क्या करूं? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. From Nestle. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चस्कर yes let's go दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच फ्लेवरफुल चिप्स चीट टोस्ट करे मंच मजे भरपूर कभी नहीं रुकते कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस जवाब तो है दो कोई नहीं नो वन अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो मेक द राइट चॉइस there's too much to munch ओशन सफारी है मजा तो जारी है too much to munch मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है too much to munch आया चस्कर yes let's go सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस जवाब तो है दो कोई नहीं नो वन अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो मेक द राइट चॉइस there's too much to munch too much to munch too much to munch वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। चंद रोज पहले हमने एक मौजू पे बात की थी और वो था ऑनलाइन रिश्ता करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और चूंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि प्रोफाइल बन जाती है प्रोफाइल शेयर करते हैं इफ़ यू क्लिक ईच अदर तो फिर उसके बाद आप बात आगे बढ़ाते हैं लेकिन आज हम उस मौजू पर भी मजीद बात करेंगे प्लस ये कि एक अच्छा रिश्ता उसकी डेफिनेशन क्या होती है किस एज की डिमांड ज्यादा है मार्केट में आजकल इसकी बात करेंगे प्लस ये रिश्ते कामयाबी से किस तरीके से चल सकते हैं किस तरीके से इन लॉज को भी एक्सेप्ट करना होता है जो नया मेंबर फैमिली में आ रहा है। करते हैं सबीन एक सास का क्या किरदार होता है सास बहू के रिलेशन को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं एक अच्छे रिश्ते में सास का किरदार ठीक है ये मौजूद रख लेते हैं डॉक्टर विकार हबीब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है शी इज अ वंडरफुल वुमन जिस तरीके से माशाल्लाह वो गुफ्तगू करती हैं उनको वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आई थिंक स्टार्ट यहां से करते हैं कि आपके बच्चों की भी माशाल्लाह शादी हुई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप इतने रिश्ते कराती हैं अपने बच्चों का रिश्ता करते हुए क्या प्लान था आपका या बच्चों ने आपकी आसानी कर दी थी या इनसिक्योर सास बनी है आप ठीक है तो मेरे बच्चों ने बहुत आसानी कर दी उन्होंने कहा पसंद है हमने ना ज़ात देखी ना लड़की का बाप क्या करता है नथिंग हमारे बच्चे माय किड्स आर 6 फीट और जो माय डॉटर इन लॉज है दे 5 फीट हमें कोई मतलब कहते हैं ना कि हाइट लोग कहते कोई इन चीज़ों से जीरो फर्क पड़ता है आपका बेटा खुश है दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट मैं एक मजे की बात बताना चाहूँगी जब मेरे छोटे बेटी का मैंने निकाह किया
तो 3 दिन बाद मुझे ख्याल आया मैंने रुखसती क्यों नहीं की, तो मैंने रात के 11 बजे उनकी मदर को कॉल की, मैंने कहा हम रुखसती कर ले। उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया, उन्होंने कहा आप कर ले। अगले दिन मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी गए, उनकी बस फैमिली थी और हमने बस बहू को घर लिया। तो जब मैं बहू को घर लेके आई, मैं 1 घंटा बैठी, तो मैं फिर ऊपर चली गई कमरे में। तो जब मैं ऊपर की मैंने कहा, लोग मुझे कहते थे जब बहू आती है कुछ होता है दिल में, तो मैंने कहा ये नहीं, मैं वापस नीचे गई। मैंने फिर उन दोनों को देखा, लेकिन मेरे दिल को कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे मतलब मैं समझ नहीं सकती कि क्यों लोग कहते हैं कि आपका बेटा जब खुश है, आप उसको देखते हैं, जब इतनी प्यारी सी आप एक बेटी लेके आते हैं, आपके क्यों इनसिक्योर होते हैं? मैं ऑनेस्टली, और ये नहीं कि आई एम ऑन कैमरा, या मुझे समझ नहीं आती क्यों आप कैसे अपनी बेटे की जिंदगी खराब कर सकते हैं क्योंकि आप इतने पॉसेसिव है, या शायद आपके पास कोई हॉबी होनी चाहिए। लेकिन मैं इन चीजों से नहीं मानती। अगर आपका बेटा खुश है, आप खुश हो। आप खुश है। क्या आपने अपनी बहू को उसकी पसंद करने दी थी शादी के टाइम पे? जी। ड्रेसेस के लिहाज से, शादी का ड्रेस, या आपने ये सोचा था कि अगर मैं अभी इसे इसको दे दूंगी ये वाला कंट्रोल, तो आगे चल के पूरी जिंदगी वो मेरी पसंद पे नहीं चल सकेगी? देखिए, नंबर 1 मेरी पसंद पे वो क्यों चले, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आती। मेरा क्या लेना देना, ये बात तो हमें भी समझ नहीं आती। मेरा लेना देना ही नहीं है। मेरा बेटा जाने वो जाने, उसने अपनी मर्जी से बोथ डॉटर इन लॉज ने, हम साथ भी नहीं गए थे, उन्होंने खुद ही माय सन्स उन्होंने दे दिए थे, जो भी देना था उन्होंने जाके खुद जोड़े लिए। मतलब इसमें कोई वो बी हैप्पी, जिसने पहनना है ऑब्वियसली चॉइस उसी की होगी ना। और स्पेशली देखिए, अगर आपकी सोच ही ऐसी है कि आप पहले से ही एक आने वाली प्यारी सी बेटी जब आप बात कर रही हैं, उसके बारे में आप पहले से ये सोच रहे हैं कि अच्छा मुझे कैसे कंट्रोल में रखना है, तो ऑब्वियसली रिश्ते आगे चलकर खराब होंगे ही होंगे, क्योंकि आपकी सोच नहीं बदली। जिस तरह ज्वेलरी की भी बात है, जो मेरी एक बहू थी वो भाई थी, तो तस्वीरें भेजती, उसने कहा आंटी ठीक है। सो आप उनकी मतलब देखिए, उनकी ज्वेलरी को मैंने अपने लिहाज से करके क्या करना, मैंने तो नहीं पहनी ना, तो उन्होंने जो पसंद करना करें। और मैं बताओ, ये रिश्ता इतना खूबसूरत है, दिस इज फॉर एवरीवन। ये रिश्ता इतना खूबसूरत है कि अगर आप अच्छी सास बने तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ, हर बहू भी अच्छी नहीं होती। हम लोग हमेशा सास को ब्लेम करते, कभी कभी बहू भी हो सकता है कि उसमें भी फॉल्ट हो, तो आई थिंक वी नीड टू लुक एट द अदर पर्सपेक्टिव एज वेल। लेकिन दोनों हाथ, ताली जो है दोनों हाथ से बजती है। आप भी कॉम्प्रोमाइज करें, वो भी कॉम्प्रोमाइज करे, एंड घर को एक अच्छी जगह बनाएं। एक हेल्दी माहौल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो जो कपड़ों और ज्वेलरी की बात हो रही है, उसमें वाकई हमने देखा है कि सम टाइम्स ये होता है कि जो ससुराल से चीज एक जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लड़की पे कि अच्छा मुझे यही वेयर करना है, वो चाहे ड्रेस है, वो चाहे ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, माइंड ना कर जाए कहीं, कि माइंड ना कर जाए। अच्छा, एक जो चीज शोएब मैंने देखी है वो ये कि सासों का बड़ा दिल होता है कि जो हमारी शादी की उड़ा है हमारी बहू वो पहने, क्योंकि हम एक लेगेसी, वो जोड़ा हमने संभाल के रखा हुआ है और वो वही पहने। वो नहीं कैरी करना चाहती होगी, ट्रेंड्स चेंज हो गए, फैशन चेंज हो गया है, अब उसको नहीं कर रहा। और ऐसे में मैंने देखा लड़के की भी बाज़ औक़ात वही डिमांड होती है कि मेरी माँ ने एक बात की है तो ऑब्वियसली एक इमोशनल वैल्यू अटैच है एंड ऑल दैट, इससे भी तो चीज़ें ख़राब होती हैं। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, आई थिंक छोटी छोटी बातें, जिस तरह मेरी बहू गई हनीमून पे, तो वो होती है अमेरिका में, लॉन्ग डिस्टेंस है, माय सन्स इन कतर, तो वो एक दिन के लिए वापस आ रही थी पाकिस्तान। तो उसने मुझे कहीं, मेरे बेटे ने कहा कि वो मम, मेरी बेगम पूछ रही है कि क्या वो जब एक दिन के लिए आए पाकिस्तान, क्या वो अपनी माँ के घर रह सकती है? तो मैं हंस के मैंने कहा, मैं ऑनेस्टली माय वर्ड्स, मैंने कहा आपका दिमाग ठीक है, ये आप मुझसे कैसी बात कर रहे हो, व्हाई आर यू आस्किंग मी? ही गोज, मम मैं भी बहुत हंसा था, मैंने कहा कैसे सिली, लेकिन उसने कहा नहीं। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहती है नहीं। तो मुझे बात बहुत फनी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत क्यूट लगी कि उसने मुझे इस काबिल समझा, मेरे लिए तो ये था, लेकिन इसमें आप जिंदगी में इस बात को भूल भी नहीं पाएंगे कि इसने कितनी वैल्यू दी आपको। मैं हर प्लेटफॉर्म में ये बात करती हूँ कि than in arranged marriages. अच्छा, कभी ऐसे होता है किसी ने आपको अप्रोच किया और कहा हो कि यूं तो हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम घर में बता नहीं सकते, हम चाहते हैं प्रोफाइल बनाएं, आपको प्रोफाइल पहुंचा दें और आप हमें कनेक्ट करा दें, अरेंज मैरिज शो कर दें। एक ने एक मेरे स्टूडेंट ने किया था, लेकिन वो मैं उसकी अम्मा से इतना डरती थी
कि मैंने वो केस, मैंने कहा बेटा मैं ये नहीं करती। आप भी डरती थी? मैं डरती थी उसके अम्मा से। तुम क्योंकि सोचो उसने कि अब इतनी- बेटा बता नहीं रहा माँ को। क्योंकि उसकी अम्मा इतनी, उसने जो मुझे कहानी पेश की थी, मैंने कहा बेटा आपकी अम्मा ने मेरी बेस, उसने बहुत की, लड़की ने भी। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यू नो आई लव यू एंड एवरीथिंग, लेकिन दिस इज समथिंग आई नो, जब तुम्हारी अम्मी इतनी रिजिड है तो वो नहीं मानेगी किसी सूरत, क्योंकि देयर वर क्लास फेलोज, तो मम को पता तो चल जाता ना। तो फिर इसलिए शादी ये हो गई थोड़ा उसकी? सा नहीं हुई। and the girl was 6 years older than the guy, इसलिए sorry now I remember, sorry that is why I was more worried, क्योंकि लड़की जो थी 6 साल बड़ी थी। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपकी अम्मी को क्या कहूँ, वो मुझे फिर you know of course फिर 100 चीजें आप अपने बच्चों की कराइए, वो इतना फिर एक बैग, तो बेहतर था कि आई स्टेप। अच्छा, दूसरी तीसरी शादी के लिए भी आपके पास आते हैं आते हैं, रिक्वेस्ट आते के हैं, हमें आते हैं। दूसरी शादी करनी है? डिवोर्स तीसरी केसेस शादी? होते हैं, सही। लेकिन जो सेकंड शादी वैसे करना चाहे 1-2 आते हैं, लेकिन उसके नीचे फिर इतनी बैशिंग स्टार्ट हो जाती है कि वो प्रोफाइल्स डिलीट करने पड़ते हैं। अच्छा, वो लोग नहीं कोई prefer करते। प्रोफाइल्स डिलीट भी करने पड़ते हैं। बिकॉज सारी बात है, जब लोग इतनी गाली गलोच स्टार्ट हो जाती है। मेरा ये है कि यू नो इन 4 years आई हैव नेवर हैड, मेरी फेसबुक पे कभी इस तरह नहीं आई जिस तरह मैं बाकियों पे देखती हूँ ना, कम इनबॉक्स अंदर आ, इस तरह की कोई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, जब ऐसे प्रोफाइल्स आते हैं ना, देन पीपल डू गेट अपसेट कि आपकी बीवी है, आप क्यों कर रहे हैं ये वो, तो देन आई फील इट्स बेटर टू डिलीट। अच्छा, डिवोर्स खवातीन या बेवा खवातीन की अगर बात करें, उनके रिश्ते करवाने मुश्किल हैं आज के दौर में, या हमारी सोच बदल रही है आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, और मुझे इतना दुख होता है क्योंकि उनकी मदर्स जब मुझे कहती है ना मैम बस प्लीज आप कर दे, तो मतलब मैं यू नो इट इज सैड, क्योंकि जो डिवोर्स लड़के हैं वो भी प्रेफर करते हैं सिंगल, लेकिन होता है, लेकिन जिसके बच्चे हैं, मेरे तो 5 साल में एक केस था, एक खातून ने मुझे मैसेज किया, तो उसके 3 बच्चे थे, बेवा थी, यंग सी थी 28, तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं होगा, उसने कहा मैम मैं आपकी वेबसाइट वो सॉरी फेसबुक, मैंने कहा ज्वाइन कर लो, किस्मत का। 3 months later she messaged me, she got married to someone, तो I go कैसे हुआ? She goes मैम उस आदमी के बच्चे नहीं हो सकते थे, तो and they're so happy माशाल्लाह। तो I think कभी कभी right time, right place, right platform, और फिर किस्मत, आपकी किस्मत में ये है, नसीब तो की हाँ, बात तो नसीब की बात है। वेरी ट्रू। क्या अभी भी ये होता है, क्योंकि लास्ट टाइम डिस्कशन हमारी तो आपने कहा नहीं खूबसूरत दोनों पर्सपेक्टिव से ना, जो पहली डिमांड पहले वह खूबसूरती हो, लेकिन क्या ये होता है कि किसी भी प्रोफाइल में सिर्फ अगर ये लिखा हो कि इसके पास किसी और मुल्क की रेजिडेंस? Oh God, I would cut that out. Oh no, I would never allow that. No, मेरे पास कभी ऐसा है, क्योंकि आता तो मैं I would tell that person कि ये तो it's such a red flag, इसको नहीं ऐसा केस में हुई नहीं। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी लड़कों के, बिकॉज आप इतने लोगों से मिलती हैं, बेशक हर एक की अपनी चॉइस है, वो हम साइड पे रखते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बताइएगा, रेड फ्लैग लड़कियों में कौन से होते हैं जो लड़कों को देखने चाहिए, और लड़कों में कौन से हैं जो लड़कियों को देखने चाहिए? आई थिंक जब लड़का लड़की पहली दफा मिलते हैं और अगर लड़का शुरू में इंटीमेट टॉक करे, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। एक अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई है कि आई वाज शॉक्ड, तो यू नो, तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग। दूसरा, एक लड़का जो लड़के पहली ही मुलाकात या दूसरी तीसरी मुलाकात में शो करे कि ही डज नॉट लाइक द गर्ल्स फैमिली, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी बीवी आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट करे, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू हर फैमिली एज वेल, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, अगर लड़का कहे कि जहेज, सो आई एम very against jihaz, and by jihaz I mean even a small needle should not be you know sent from the girl's place, so I'm very against that। ये 3 चीजें मुझे लगता है कि अगर, और you know हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जहेज का है कि नहीं कुछ नहीं लेके आना, ओ अच्छा चलो अब आगे, अब क्या करें। नहीं, और फिर ये भी होता है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से अपनी बेटी को कुछ देना चाहे तो दे दें, वो इनडायरेक्टली आप जहेज ही मांग रहे हैं। तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी फर्म। जो मेरी बड़ी बहू है, उनकी फैमिली को था कि नहीं हमारी 2 बेटियां, तो मुझे याद है कि मैं जब उनसे फोन पे बात की थी, मुझे से मैंने कहा आप शायद समझ नहीं रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने सारी जिंदगी इस चीज के ऊपर प्रीच किया है, यू नो आप, एंड देन शी अंडरस्टूड मी, एंड यू नो हमने कुछ नहीं, मतलब एक नीडल नहीं, क्योंकि जब आपने मना करना है ना, तो आप मना कर सकते हैं, आपको पता है। Exactly। लड़कियों के पर्सपेक्टिव से रेड फ्लैग क्या है जो लड़कों को देखना चाहिए? जो लड़कों को देखना चाहिए, आई थिंक सम गर्ल्स आर वेरी मटेरियलिस्टिक, वो फिर जाके यू नो शादी तक, सो मटेरियलिस्टिक बिल्कुल इस्लाम में है कि लड़की जो है अलग रह सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई लड़की बहुत ज़्यादा इस बात पे स्ट्रेस करे, यू नो आप एक अच्छे माहौल में आप कह सकते हो कि यू नो आई प्रेफर टू लिव सेपरेटली, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करो तो पहला पॉइंट रख लो कि बस अलग रहोगे तो रहोगे, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, यू नो हो सकता है नीयत साफ हो, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ये होगा।
और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे अलग ही रहने चाहिए। मेरा बेटा अक्सर कहता है मम मैं वापस आ जाऊंगा, तो मैं कहती हूँ क्यों आओगे, खुदा के लिए। मैंने कहा आना तो प्लीज अपना अपार्टमेंट बुक करो, यू नॉट लिविंग विद अस। कहता मेरा घर है। मैं कहा यू नॉट लिविंग विद अस, क्योंकि इतना प्यारा है। आई फील इंडिपेंडेंस होनी चाहिए अपने और घर में, जिम्मेदारी अपनी भी मर्जी उठाए से। ना वो, हाँ, अपनी मर्जी से फिर जो मर्जी करना है करो। ऑल्सो रिश्तों में आई बिलीव सेफ डिस्टेंस बहुत जरूरी होता है। अगर वो सेफ डिस्टेंस रहता है तो प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें बरकरार रहती हैं। क्योंकि नो मैटर व्हाट, आप जितने मर्जी पॉजिटिव है, आपका घर का माहौल जितना मर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि बहन भाई, माँ बाप, औलाद और ये आपस में ये रिश्ते भी टकरा जाते हैं, तो वो तो फिर एक ऐसी शख्स या ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में उस घर के अंदर एंटर हुआ है जिसको आपको जानने में अभी बहुत टाइम लगेगा। सो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सेफ डिस्टेंस हो, ताकि आप प्यार, मोहब्बत, और मैंने देखा है ऐसे रिश्तों में आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट का एलिमेंट बढ़ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को मेंटेन रखें, एंड ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब ओपिनियन देनी भी चाहिए। Because इस वक्त लोग देख रहे हैं, आप जो बात करिए कमेंट्स नीचे, हमारे नीचे कमेंट्स भरने। अच्छा, ले गई मेरे बच्चे को बाहर, फौरन आते ही अपनी बातों में उलझाया, निकल गई यहाँ से लेकर उसको। मेरा बेटा, मेरा लाडला। मैंने कहा मैं तो पहले डिस्क्लेमर दे दूं, प्लीज मुझे माफ कर दे, आपको जो करना है आप करें। आपने तो पहले सोच रखा था ना ऐसे ही कि अलग ही बस रहना। मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी ना, बिकॉज वो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो शहर ही डिफरेंट थी ना, तो उस लिहाज से सिचुएशन ही बहुत डिफरेंट थी। लेकिन आपने ये क्या किया सबीन कि वो रहते कहीं और थे, आपने कहा नहीं मेरे घर के पास घर लो, यहाँ पे शिफ्ट होंगे हम। कहाँ? यानी पहले तो देखें, मैंने कहा सेफ डिस्टेंस तो है ना, मैंने ये थोड़ा कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने कहा सेफ डिस्टेंस तो करीब हो तो अच्छी बात होती है, मतलब बहुत ज्यादा करीब नहीं, लेकिन अच्छा ये बात हम छोड़ते हैं। नहीं, मैं अपने मैके की बात करी, मैं अपनी अम्मी के घर की बात करी हूँ, ससुराल की बात नहीं करी। अच्छा चलिए आ जाते हैं, एक और छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। इसमें चूंकि जरा मौजू भी ऐसा है जिसमें हम जितनी बात करें उतनी कम हमें लग भी रही होती है। ऐसे में बिलखुसूस जब हम लड़की की, अक्सर हम देखते हैं ना पहले कि अच्छा लड़की की माँ की फीडिंग या लड़की की फैमिली की तरफ से चीज़ें का आना, लड़की का शेयर करना, उससे चीज़ें ख़राब होती थी। अब आपको लगता है कि चीज़ें उस तरह से नहीं है, लड़की की फैमिली की इंटरफेरेंस नहीं होती, लड़की की फैमिली की इंटरफेरेंस ही ज़्यादा होती है जो चीज़ों को डिफाइन करती है? अच्छा, मुझे लगता है जहाँ पे मदर इंटरफेयर करती है ना लड़की की, वो शादी कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैंने बहुत ज़्यादा केसेस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग इनबॉक्स भी करते हैं फॉर देयर प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज़ जहाँ पे पेरेंट्स स्पेशली मदर इंटरफेयर करे ना, दैट्स वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। आपकी बेटी का कोई शादी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ओल्ड इनफ, लेट हर सॉर्ट हर थिंग्स आउट। और एक औरत ने कभी, मुझे लगता है, अपनी घर की बात माँ या बाप या फैमिली से नहीं शेयर, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स वेरी अब्यूसिव, हाँ वो अलग बात है अब्यूज। लेकिन अगर जस्ट सिंपल से कोई छोटा सा झगड़ा, क्योंकि बीवी तो फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन जो माँ बाप है उनके दिमाग से वो बात नहीं निकलेगी, नहीं निकलती कभी। और इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप आपस में चीज़ों को बेहतर रखें। 5 मिनट बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आपने उसका खराब कर दिया ना बाहर, वो खराब रहेगा हमेशा के लिए। एक छोटी सी बात और भी, एक जो लोगों की राय होती है स्पेशली इन वेबसाइट्स को लेकर, वो कहते हैं कि जब वो प्रोफाइल देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि जी एज 40 नेवर मैरिड, और आगे देखते हैं डिमांड भी खास नहीं होती, बंदा कहता है यार फिर शादी इसकी पहले हुई क्यों नहीं थी, कोई गड़बड़ है कोई, फौरन से ना माइंड में क्लिक करता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल ये होता है। फिर मैं उन बंदों से, जो मेरे पास भी जो 40 और 45 इस तरह के, आई डू आस्क देम, जैसे मेरे पास एक 53 ईयर ओल्ड का बहुत पढ़ा लिखा, सो आई आस्क्ड हिम, आई गो योर पोर्टफोलियो इज वाओ। अलग बात, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरे से 1 साल हो गया। तो मैंने पूछा कि क्यों, तो ही गोस मैंने अपनी पहले बाप की खिदमत की, फिर मैंने माँ की खिदमत की, दे बोथ पास्ड अवे। हाँ, तो that was really nice of him. ओके, तो ऐसे मत जज करें किसी प्रोफाइल को सिर्फ पढ़ के। हाँ, there are some people, हाँ, there are some people। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त गुफ्तगू माशाल्लाह आप करती हैं, और जिस तरह से आप देखिए, एक तो काम आप करें, एक तो अपने पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो जो शेयर किए ना, कि कैसे आप अपनी बहू को लेकर आई, कैसे आपने बच्चों को समझाया, बताया, और कैसे उनको आप कहते हैं लिव योर लाइफ इंडिपेंडेंटली, बड़ा ज़रूरी है। सो ये आज की हमारी गुफ्तगू थी। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है
नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। From Nestle. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. Oh yeah, Chester, yes, let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, flavorful chips, Cheetos करे munch, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट, कभी fresh करे puff. So हाल मेरा एक इधर gone like us, जब आप तो हैं दो कोई नहीं no one. अगर नहीं Cheetos तो हम करें zero. Make the right choice, there's too much to munch. Ocean safari है मजा तो जारी है. Too much to munch, मिले जो bite वो bite सब पे भारी है. Too much to munch. रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Let's get digital with Zong 4G. Oh yeah, Chester, yes, let's go. So हाल मेरा एक इधर gone like us, जब आप तो हैं दो कोई नहीं no one. अगर नहीं Cheetos तो हम करें zero. Make the right choice, there's too much to munch, too much to munch, too much to munch. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे टैक्स से मुतालिक। टैक्स एक ऐसी टर्म है जिससे मुतालिक हम अक्सर बात करते हैं, बस बहुत जेनेरिक सा टैक्स की टर्म को समझ रहे होते हैं। फिर जब हम अक्सर उसमें देखते हैं तो अच्छा विद होल्डिंग टैक्स, उसमें इनकम टैक्स, उसमें सेल्स टैक्स, उसमें डिफरेंट हमें उसमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। सो आज हमने सोचा कि हम ज़रा विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हतमी टैक्स भी समझा जाता है, उसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। और बिलखुसूस अगर हम सर्विसेज की मद में देखें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांस इन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, अदरवाइज भी, सो आप जितनी भी आपकी इनकम होती है उस पर एक फिक्स्ड, यानी ये जो हतमी टैक्स है विद होल्डिंग टैक्स है, ये आप डिडक्ट हो रहा होता है, विच इज़ 15% फिलहाल मतलब ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। सो आज इसको हम अंडरस्टैंड भी करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया टैक्स लॉ एक्सपर्ट हैं असद तैमूर साहब, उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। असद बहुत शुक्रिया। एक्सप्लेन जरा इसको यहीं से करें ना, विद होल्डिंग टैक्स क्या है और उसे हतमी टैक्स क्यों कहा जाता है? सर देखिए, विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है कि विद होल्ड मतलब जिस तरह एक टैक्स को रोका जाता है, विद हेल्ड किया जाता है एट द टाइम। अब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कोई सर्विसेज वगैरह देते हैं या आप कुछ गुड सप्लाई करते हैं और वो आपको जब पेमेंट करता है, तो एट द टाइम आप पेमेंट, जिस वक्त आपने सर्विसेज दी या गुड सप्लाई किया और आपने पेमेंट किया, तो उस टाइम जब वो आपको पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट से एक सर्टेन अमाउंट आपका टैक्स काट दिया जाता है। वो तो आप ही का टैक्स है, लेकिन आपसे वो टैक्स रोक देते विद, जिस तरह से नाम से वो जाहिर होता है कि विद होल्डिंग टैक्स है, तो ये टैक्स रोक दिया जाता है और आपको वो टैक्स जो आपने फ्यूचर में देना होता है वो आपसे शुरू में ही वो टैक्स काट लिया जाता है, इसलिए इसको विद होल्डिंग टैक्स कहा जाता है। ओके, और ये जिन लोगों के साथ आप काम करें, जिस फर्म के साथ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है,
वो उसकी जिम्मेदारी होती है। एग्जैक्टली ये जो एम्प्लॉयर होता है या जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने कुछ सर्विसेज वगैरह दी है, जिसको आपने अपने गुड्स सप्लाई किए, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपका जब आपको पेमेंट करेगा, जिस टाइम एट द टाइम आप पेमेंट, कि वो आपसे वो टैक्स एट सोर्स काट उसको कट करना है टैक्स को। रिस्पॉन्सिबल उसमें वो फर्म है, आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय उसका जिम्मेदार नहीं है। कि जहाँ तक विद होल्डिंग का टैक्स है, ये जिम्मेदारी उसकी बनती है एग्जैक्टली। लेकिन टैक्स पेमेंट का जब बात आती है तो वो हम हर बंदा इंडिविजुअली भी इसको रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम रिटर्न्स फाइल करेंगे तो हमें उससे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्या ये इसको इनकम टैक्स समझा जाता है? बिकॉज़ ज़ाहिर आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप एक इनकम आ रही है, उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। जी, विद होल्डिंग का जो टर्मिनोलॉजी है, ये अगर आप इनकम टैक्स में डील करें तो ये इनकम टैक्स होगा, और अगर सेल्स टैक्स में डील करेंगे तो सेल टैक्स, क्योंकि दोनों में विद होल्डिंग होता है। विद होल्डिंग का मतलब टैक्स रोकना, यानी एडवांस में आपसे टैक्स ले लेना। तो ज़्यादातर जो हम लोग काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, एज अ मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करते हैं या स्पोर्ट्स में करते हैं, तो वहाँ पर हमारी इनकम ये होती है, तो ऑब्वियसली ये इनकम की कैटेगरी में आता है, इनकम टैक्स की कैटेगरी। तो किस इनकम पे ये विद होल्डिंग टैक्स लागू होता है? ये आपकी वो तमाम जो अर्निंग पाकिस्तान के अंदर कोई भी आप अर्निंग करते हैं, किसी भी, चाहे वो आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट है, नेशनल है, अगर फॉरेनर है, जिस भी कैटेगरी में अगर पाकिस्तान में आपने कोई सर्विसेज दी है किसी भी हवाले से, तो ये आपके उस कैटेगरी में फॉल करता है और ये टैक्स आप पर अप्लाई होता है। जैसे कोई गैर मुल्की आए या कोई अदाकार आए या कोई गैर मुल्की खिलाड़ी आए, पाकिस्तान में आए, यहाँ पर कमाए, तो उसका टैक्स कितना है विद होल्डिंग? उसका 20% है। फॉरेनर जो खिलाड़ी है उस पर जब टैक्स होगा, वो सेक्शन 152 इसको डील करता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उस पर जो टैक्स है वो 20% है। तो हमारे जो अदाकार हैं, जो इतना ड्रामे करते हैं, फिल्म्स करते हैं, उनकी एक्टिंग, एड्स एंड एवरीथिंग, ज़रा उनकी लोग ये समझते हैं बहुत ज़्यादा इनकम है उनकी, एक उनके लाइफ स्टाइल को देखते हुए लोग ये समझ रहे होते हैं, सो उनका जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 15% है। 15% विद होल्डिंग है, ठीक लेकिन है। ये मिनिमम टैक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अच्छा। बाकी टैक्स पे नहीं करना। अच्छा। ये यस, बाय द एंड ब्रैकेट्स है इसमें भी? जी सर, सैलरी ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट्स भी होते हैं, इनकम ब्रैकेट्स भी होती हैं। ब्रैकेट्स वो सैलरीड, वो एक और मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर, जब आप बिजनेस एज ए इंडिविजुअल के तौर पे काम करते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रैकेट्स का सिस्टम क्या है। इसको स्लैब्स कहते हैं, इनकम टैक्स लॉ में स्लैब्स कहा जाता है। आप सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, सैलरीड पर्सन है, या एओपी। एओपी का मतलब कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिस तरह पार्टनरशिप फर्म है, तो इनके लिए इन्होंने एक स्लैब्स बना दिए। यानी आप 600,000 तक आके स्लैब है, फिर उसके बाद 12 लाख है, फिर 18 है, इस तरीके से स्लैब चलता रहता है, 41 लाख तक जाता है। 41 लाख तक मैक्सिमम स्लैब होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद स्लैब्स खत्म हो जाते हैं। हर स्लैब पे एक सर्टेन परसेंटेज है, यानी आपने इतने, अगर आपकी इनकम है तो आपने ये पे करना है, इतनी इनकम है तो आपने ये पे करना है। अब अगर आपकी इनकम 41 से ऊपर हो गई तो आप पर स्ट्रेट अवे 35% टैक्स लग गया। यानी वो मिनिमम तो आपने 41 पे जो टैक्स लगता है वो तो आपने पे करना ही करना है, वो तो हो गया, लेकिन उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो 35% करेंगे। अब अगर आपका 15% कट चुका है तो, और आप पे टैक्स बन रहा है 35%, तो ये रिमेनिंग 20% आपने फिर पे करना है। सही। अच्छा, ये जो विद होल्डिंग टैक्स जो कि डिडक्शन हो रही होती है, किसी सूरत में एडजस्टेबल होता है, रिफंड हो जाता है, पूरा प्रोसेस है उसका अवेलेबल? जी एग्जैक्टली, इसमें रिफंड है। और आपका जो सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है जिसमें बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लॉ है कि विद इन अ मंथ आपने इसको वापस करना है। ठीक, महीने अच्छा, के कोई अगर नहीं देता विद होल्डिंग टैक्स, एम्प्लॉयर नहीं देता विद होल्डिंग टैक्स, और आपको उसने एक अमाउंट, चूंकि आपने फॉर एग्जांपल सर्विसेज दी, आपका एक तय हो गया उनके साथ कि आप इतने उनसे पैसे लेंगे, वो पैसे उन्होंने आपको दे दिए, उसमें टैक्स डिस्कशन नहीं हुई। अब जब आप रिटर्न्स फाइल करेंगे तो क्या आप उसमें बताएंगे कि ये आपको अमाउंट जो आई थी इसमें डिडक्शन हुई थी नहीं थी, बिकॉज आपको नहीं पता कि हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसी सूरत में क्या होता है फिर? ऐसे सिचुएशन में ये होता है अगर टैक्स डिडक्शन हो जाता है तो आपने टैक्स सर्टिफिकेट लेना है। ओके, ठीक है, टैक्स सर्टिफिकेट लेना है। और अगर डिडक्शन नहीं हुई तो टैक्स सर्टिफिकेट आपको दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो आप, अगर आप टैक्स सर्टिफिकेट मांगेंगे भी तो आपको कहेंगे कि जनाब हमने आपसे टैक्स काटा ही नहीं है, तो टैक्स सर्टिफिकेट किस चीज़ का? तो टैक्स सर्टिफिकेट जिम्मेदारी होती है, जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो जो आपका डिडक्ट करता है वो उन्होंने आपको टैक्स सर्टिफिकेट भी देना। अगर उस शख्स ने, एम्प्लॉय ने, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया हुआ और आपको भी नहीं पता, जी, उस केस में क्या करें? उसमें फिर आप उसमें फिर आपने अपना टैक्स तो पे करना है, अपना टैक्स पे करना है। जनाब आप कैलकुलेट करेंगे अपने अमाउंट को, जो टैक्स बनेगा। ये तो एडजस्टमेंट उस वक्त होती है ना जब आपने टैक्स पे किया है, टैक्स तो आपको कैलकुलेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप पे 35 लाख का टैक्स बन गया, अब आपने देखना कि मैं इस 35 को कम से कम कैसे कैसे करूं, तो आपने देखना यार उधर भी मेरा टैक्स कटा, इधर भी कटा, इधर भी कटा है, तो वो सारे एडजस्ट करके आखिर में आपके 5 लाख रुपए रह जाएंगे, वो आप पे कर देंगे। अदरवाइज आपने 35 लाख रुपए जमा करने, वो जमा कराने। अच्छा, जब टैक्स रिटर्न कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा ये भी बताएगा, लेट्स सपोज अगर मेरे 4-5 बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें से एक्टिव सिर्फ 2 हैं,
एक्टिव में एग्जांपल दे रही, मेरे अच्छा, नहीं अच्छा, है। अच्छा, ओके, ओके। तो उसमें से 2 एक्टिव हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, एक सैलरी के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो चलिए एक सेविंग के लिए या नॉर्मल घर की यूज़ के लिए, और बाकी के जो 3 अकाउंट्स हैं वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। क्या मुझे वो शो करवाने हैं वहाँ पे इन एनी केस? वो मुझे उसके भी स्टेटमेंट्स, उसके भी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मुझे शो करवाना है, चाहे वो 0 रुपीज़ ही या वो एक्टिव नहीं है तब भी, मतलब एक्टिव इन द सेंस कि वो वैसे एक्टिव है, मेरे यूज के पर्सपेक्टिव से एक्टिव नहीं या बहुत कम यूज हुआ है, जी, बहुत हाँ, कम, बहुत 1-2 कम ट्रांजैक्शंस use के लिए। देखिए बाय लॉ तो आपने उसको शो करने हैं, आपके है। जितने भी बैंक अकाउंट है सारे शो कर रहे हैं। अगर ना करूँ, अगर नहीं करेंगे तो उसमें कोई मसला आपको नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। वो बीआर वाले आपको कोई मतलब उस पे कोई लेकिन अगर थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन हो तो फिर मसला नहीं है, तब कोई थोड़ी अगर टैक्सेबल इनकम उसमें नहीं है। ये थोड़ी ट्रांजैक्शन क्या है, कितनी तो amount? देखिए आपकी इनकम है, आपके मिसाल के तौर पर अगर आपका 500 के बैंक्स के इनका ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट किया जाता है और उसमें समझा जाता है कि आप पर इतना आपने इतनी अर्निंग की है या अर्निंग नहीं है, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई 10 लाख 20 लाख 25 लाख यानी 6 लाख रुपए से ऊपर हो गए, ओके, 600,000 से आपके ट्रांजैक्शन ऊपर हो गए, तो यू आर लायबल कि आप एक्सप्लेन करें कि पैसे कहाँ से। अच्छा, किसी भी अकाउंट में अगर एक साल में 6 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हैं तो आपने उसको रिटर्न्स में शो करना है। शो करना, ये आपकी इनकम है। 6 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, 6 लाख से ऊपर टैक्स शुरू हो जाता है। अच्छा, और नहीं, लेकिन देखें फॉर एग्जांपल, सॉरी, आप फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंट है, सैलरीड अकाउंट है, मैं उसी में से अमाउंट दूसरे अकाउंट में डाल देता हूँ और फिर उसको मैं हल्का फुल्का यूज जो भी मैंने करना है, सेविंग जिससे आप कहते हैं वो करना है, उसमें इनकम तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। वो मेरा मेरी ही अमाउंट है, वो यूज कर, वो फिर शो नहीं करना मुझे। उसमें कोई मसला तो नहीं, saving के तो आपके perspective से होता है। सोर्स अगर मालूम हो हो गया ना, बात तो। सो असल में तो सोर्स है कि जनाब आप अपने अकाउंट से अगर पैसे उसमें डाल रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे में, तो नो आप ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर मुझे भाई मेरे पैसे भेज दे तो फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगी फॉरेन बताना रेमिटेंस पड़ेगा ना कि भाई, जनाब मतलब- आपके पैसे क्यों भेजे, भाई ने भेजे, क्यों? पहली बात तो भाई भेजेगा ही, क्यों कोई नहीं क्यों भेजते? भेजते हैं ना? नहीं भाई, मेरे भाई भेजते हैं, फॉरेन रेमिटेंस में आता है। फॉरेन वाले नहीं भेजते, यही वाले भेजते हैं, नहीं, वो फॉरेन उतनी वाले amount आप ही कह भेजे। वो टैक्स लगता है उस अमाउंट पे, वो अमाउंट कह रही हूँ। अच्छा, नहीं फॉर एग्जांपल होता है ना कि आउट ऑफ लव आपके अब्बू ही आपको भेज दे पैसे, भाई भेज दे, बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे फिर भाई एफबीआर हमारे वाले उनसे पूछा अगर उन्हें आपको 10 करोड़ रुपए भेज दिए, नहीं इतने तो खैर नहीं भेजते वो। ठीक है ना, उनसे पूछे कि जनाब आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल करोड़ की बात नहीं, मैं बात ही करूं कि ऐसे 5-10 लाख रुपए, कोई मसला नहीं, इसमें मसला नहीं है। आपके लिए कोई मसला नहीं अगर आपके वाले साहब ने या भाई ने भेज दिया, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। आपके पास तो गिफ्ट आया ना, तो यू आर नॉट, आप बाउंड नहीं हो उसको Bound बताने नहीं के है। एंड लिए। इफ दे आर लेकिन नॉट फाइलर एंड यू आर फाइलर तो मसला तब भी कोई नहीं है, कोई मसला नहीं, आपके अब्बू भाई आप भेजे मुझे, भाई तुम भेजो, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, भेजो मुझे पैसे। इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने कहाँ से कमाए, बताएं। हमने कौन से करोड़ मुझे भेजने हैं, उसमें नहीं पूछेंगे जितने पैसे मुझे अच्छा भेजते सही। हैं। अच्छा, पर ये कैश वाले तो बड़े फायदे में रह जाते हैं। इसलिए तो बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली कोई इवेंट करो, कैश लो, ना टैक्स की, ना उन्हें टैक्स की झंझट, ना आपको टैक्स। अगर हम मिल जाए बिल्कुल तो। इसको प्रमोट नहीं कर रहे, इट्स बिकॉज आप हमेशा यही होता है कि आप प्रॉपर वे में ट्रांजैक्शंस करें, और हमारा जो लॉ है, हमारा जो सिस्टम है, वो भी इसी चीज़ को प्रेफर करता है, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतने हमारे जो कवानीन है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो सकेगी और हम इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकेंगे। और तो आजकल दिस इज वेरी तो- इंपॉर्टेंट कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, Yes. अपने टैक्स को रिटर्न करें। आप फाइलर नहीं हैं तो आप फाइलर बने, क्योंकि फाइलर होने के बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि आपको पता चल जाएंगे। नॉन फाइलर होने के बहुत सारे नुकसान हैं, जो कि आप कहते हैं ना हमने जी एसेट डिक्लेयर नहीं कर रहे, आप नॉन फाइलर होके इतने पैसे दे रहे होते हैं, आप ऑलमोस्ट डबल टैक्स दे रहे होते हैं एज कम्पेयर टू फाइलर। एम आई राइट? यू आर राइट। तो इसलिए फाइलर हो जाए तो फायदा ही फायदा है। जो फाइलर नहीं है, नहीं होते फाइलर, जो नहीं फाइल करे अपने रिटर्न्स को, विद होल्डिंग टैक्स को फाइल नहीं करे, उन पे पेनल्टीज भी होती हैं कोई? यस, देखिए अगर आपका एक सर्टेन अमाउंट, जिस तरह मैंने बताया ना कि आपके अगर कुछ खास प्रॉपर्टी है और ये आपकी इनकम है और आप नहीं कर रहे, तो पेनल्टी है, और आपको वो सारी चीज़ें अनडिक्लेयर्ड, सबसे नुकसानदेह चीज़ ये होती है कि आपकी वो प्रॉपर्टी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है, यानी उसका कोई आपने डिक्लेयर नहीं किया, और फिर उनकी मर्जी होती है बीआर की, वो जितना मर्जी आप पे टैक्स लगाए। अच्छा। और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब अब जो आने वाले कुछ कवानीन ऐसे आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा फ्यूचर में, अभी इन्होंने इस पर थोड़ी सख्ती नहीं की, क्योंकि हमारे मुल्क के लोग उस तरह अब नहीं वो नहीं है कि एजुकेटेड कि उसको करें। आने वाले कुछ अरसे में ऐसी सख्ती आ रही है जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है, आपका पासपोर्ट वो ब्लॉक हो सकता है, सिम कार्ड तो उन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। हाँ। इसी तरीके से आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, आप बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आप आने वाले, और एक और बात, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में
मतलब जाते हैं एज अ विजिटर के तौर पे या बिजनेस के तौर मांगे पे, जाते तो हैं आपसे ये डॉक्यूमेंट सारे मांगे जाते हैं। फाइलर्स हाँ, ये मांगा सारे जाता है कि documents आप मांगे। स्टेटमेंट के अलावा आप बताएं कि आप फाइलर हैं नहीं है। शौहर की तरफ से जो पैसे बीवी को जाते हैं मंथली, फॉर एग्जांपल आप उसके अकाउंट में भेज रहे हैं एज अ पॉकेट मनी, जो भी आप यूज़ के लिए भेज रहे होते हैं वाइफ को, क्या उस पर फॉर एग्जांपल अगर 6 लाख से ज़्यादा हैं तो क्या उस पर भी बताना पड़ेगा वाइफ को और वो फाइलर होना चाहिए उसको? नहीं, उसके लिए तो ये वो टैक्सेबल इनकम नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है हाँ, वो आप अगर आप शौहर की तरफ से आमदनी एग्जेम्प्ट है क्योंकि उस पर टैक्स शौहर पे कर चुका है। यस, तो बीवी आराम से शौहर से पैसे ले, कोई मसला नहीं है। कोई आपको अगर गिफ्ट में पैसे भेज रहा है ना, तो ऑब्वियसली आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो भेज रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इतने पैसे कहाँ से ला रहा है। और वो अगर ऑलरेडी फाइलर है तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, मसला ही नहीं, वो तो फाइलर है, उसने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, उसने रिटर्न्स अपने फाइल किए हुए हैं, टैक्स दिया हुआ है, तो वो आगे पैसे दे तो कोई मसला नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इस टैक्स लॉ से मुताल्लिक। हमें बढ़ना भी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. From Nestle. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चस्कर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ। सवाल मेरा एक, इधर कौन लाइक अस, जवाब तो है दो, क्विक नहीं नो वन। अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, मेक द राइट चॉइस, there's too much to munch. ओशन सफारी है मजा तो जारी है, too much to munch. मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much to munch. मौसीकी के इस शो में हम आपको 7 सुर तो सुनवाएंगे ही, मगर दिखाएंगे भी 7 रंग। बाग में फूलों ने जो पहना वो तेरा रंग है। सहेलियों की चूड़ियों की झनझन और शादी वाले घर में हर जगह बिखरे रंगों और खुशबुओं की महकार है। मेहंदी रचेगी हाथों में, गीत सेमी क्लासिकल अंदाज में भी बनते हैं और लाइट म्यूजिक में भी। अब तो गीतों में पॉप और दूसरे वेस्टर्न फॉर्म्स का फ्यूजन भी बहुत ही कामयाब समझा जाता है। जमीन घूमती है तो रात दिन होते हैं। इसमें एक कायदा है, एक मीजान है, एक मैथमेटिक्स है। हवा की धुन पर बन की डाली डाली गाए, हवा की धुन पर बन की डाली डाली गाए, कोयल कूके जंगल की हरियाली गाए। आया चस्कर, yes let's go. सवाल मेरा एक, इधर कौन लाइक अस, जवाब तो है दो, क्विक नहीं नो वन। अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, मेक द राइट चॉइस, there's too much to munch, too much to munch, too much to munch.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और जब हम आर्ट्स की बात करते हैं और इसमें अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर लें तो यूँ तो बहुत से अंदाज होते हैं, बहुत से एक्सप्रेशंस इसमें होते हैं, लेकिन आज जिस पे हमें बात करनी है वो है कथक डांस। इस पर आज हम बात करेंगे, थोड़ी इसकी हिस्ट्री से मुतालिक बात करेंगे, पाकिस्तान में इसके रुझान की बात करेंगे, कितना इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं, कैसे उसको सीख रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और एक ज़बरदस्त, वेरी वाइब्रेंट, वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, लास्ट वाली बात ज्यादा जरूरी है। ज़ैनब डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज लवली वुमन। जिस तरीके से वो खुद कर रही हैं कथक डांस को परफॉर्म, सिखा रही हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स को पढ़ाती हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो उनको आज करते हैं वेलकम। एंड शी इज लुकिंग फैबुलस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। यू लुक लवली, माशाल्लाह, वाइब्रेंट कलर्स, एंड आई एम श्योर आपकी पर्सनालिटी भी इतनी लाइवली है। जी बेटा, हमने ब्रेक में आपसे बात की तो हमें अंदाजा हुआ है वैसे। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो शख्सियत है वो रंग जो हम ओढ़ते पहनते हैं वो हमारी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। वाह। तो ये सब हमारी मिट्टी के, हमारी धरती के रंग हैं। और क्योंकि मैं इस कल्चर, इस आर्ट से जुड़ी हूँ, सो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दिस कल्चर आई वेयर इट। सबीन उठो, चले। तुमने ब्लैक पहना है, मैंने भी डार्क पहना है। मैंने ब्लैक पहना हुआ है। हम क्या करें? आप लोगों ने बेटा शदीद अंग्रेज रंग पहने हुए हैं। नहीं, वैसे आई लव पिंक, आई लव ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलर्स में बहुत ज्यादा पहनती हूँ, पर मुझे पता होता है आज इतनी वाइब्रेंट पर्सनालिटी आज मैंने क्यों नहीं पहना ऑरेंज या पिंक। एनीहाउ, अच्छा जी, मुझे जरा सूट ना करता ऑरेंज पिंक, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आपने पिंक पहना हुआ है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज रंगों का कोई जेंडर नहीं होता है, ये हमें थोड़ा बताना है। अच्छा जी, कितना अरसा हो गया आपको इस आर्ट के साथ? बेटा, आर्ट फॉर्म्स तो मैं बहुत सी प्रैक्टिस करती हूँ। थिएटर के साथ मुझे 3 दहाइयों से ऊपर हो गया है। 8 बरस की उम्र से मैं थिएटर से वाबस्ता हूँ। और कथक के साथ मुझे लगभग 15 साल। इन ये 38 साल की हैं? जी नहीं। बिल्कुल नहीं। सरासर झूठ है, मैं 48 साल की हूँ। तो वो ऑनेस्ट है, तो वो एज के मामले में भी ऑनेस्ट है। आपने देखिए इतना सीखा, इतना आप सिखा रही हैं, इतना आपने काम किया, दहाइयों का तजुर्बा है, गर्दन में सरिया क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि बेटे हमारे जब हम कथक सीखते हैं तो कुछ श्लोक हैं जो हम सीखते हैं जो आज से कोई 5000 साल पहले लिखे गए थे। okay. वो हमारी, आप यूं समझिए कि हमारे लिए बहुत एक मुकद्दस किताब है परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से। उसमें ये कहा जाता है बेटा कि इल्म हमें आजिज करता है, और जब हम आजिज होते हैं तो हमारा किरदार तश्कील होता है। जब हमारा एक किरदार बन जाता है तो वो हमें अच्छे काम करने पर मजबूर करता है, और जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें सुकून कल्ब मिलता है। सो इल्म वो है जो आपको सुकून कल्ब दे, और उसका रास्ता आजिजी से है, गुरूर से नहीं है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया। और मेरे मन में क्या चल रहा था, यही क्लिप जाएगा रील के लिए। देखिए म्यूजिक, कट टू कट म्यूजिक। ऐसा है बेटे जान कि ये ना बहुत ज़मीनी आर्ट फॉर्म है, ये मिट्टी से जुड़ी है, क्योंकि कथक की जड़ जो है ना वो फोक है। इट्स एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और कहानी जो है बेटा वो हर माशरे, हर कल्चर की जड़ होती है। We are who we are because of the stories that we listen to and the stories that we tell. तो हमारी सारी मीरास, हमारी पूरी सकाफत उन कहानियों में है। तो ये फन इतना ज़मीनी है कि ये आपको मगरूर होने नहीं देता। और वैसे भी मेरा मानना है कि अकड़ता इंसान सिर्फ मर के है, तो अगर आप में तकब्बुर आ गया तो आप अंदर से मर चुके हैं, फिर आप जिंदा नहीं हैं। जबरदस्त। What keeps you so positive? एक तो बेटा मैं बेवकूफ़ाना हद तक ऑप्टिमिस्टिक औरत हूँ। Wow. हाँ। What a sentence. या इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये बेटा कि जहाँ किसी को उम्मीद नजर नहीं आती, मुझे वहाँ भी नजर आती है। उसकी कुछ वजूहात, एक तो कुछ मेरे उस फन से जुड़ी हैं, क्योंकि हम जो दुख तकलीफ फेस करते हैं वो हम अपने फ़न के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं, तो हम अंदर से बिल्कुल ठहरे हुए और साकत रहते हैं। हम एक कामनेस है हमारे अंदर, वो जो एक इस्तराब और एक चपकलश जो इंसान के अंदर चलती है, या जो लोगों जंग चलती है, एक जंग चलती है, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन
सब तो हम आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं, तो हम अंदर से बिल्कुल एक ठहरी हुई झील की तरह होते हैं, पुरसकून और गहरी। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है बेटे जान के नाउमीद होना दुनिया का आसान तरीन काम है, और मुझे लगता है कि नाउमीदी जो है वो ईमान की कमज़ोरी की मिसाल है। तो इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड यू विल ऑलवेज बी होपफुल, बिकॉज होप मीन्स यू बिलीव इन द मिरेकल ऑफ गॉड। आप ऐसी पर्सनालिटी जिनसे हमें ये वाइब आ रही है कि वी कैन टॉक एनीथिंग, लिटरली वी कैन आस्क एनीथिंग, किसी बारे में भी बात वी कैन कर डिस्कस एनीथिंग। वो एक उस्ताद वाला जो एक ऑरा है माशाल्लाह आपका, इट्स अमेजिंग। एंड आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स वेरी They are ब्लेस्ड blessed. बिकॉज वाकई आर्ट को समझना एक बहुत बड़ी बात है और उससे आप कितनी चीज़ें सीख सकते हैं। आई एम वेरी हम्बल्ड बेटे, और मैं शायद दुनिया में उन चंद खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हूँ जिसकी झोली में खुदा ने इतनी मोहब्बतें डाली हैं, जिसमें सिर्फ मेरे आसपास के लोग, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त नहीं, मेरे शागिर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। तो ये जो मोहब्बत आप मेरे अंदर देख रहे हैं, इसका काफ़ी हिस्सा उनकी तरफ से मुझे मिला है जो मैं आगे बांटती हूँ। जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कथक कितना रुझान इस वक्त पाकिस्तान में है? आपके पास कितने फ्रिक्वेंटली लोग आ रहे हैं? क्लासेस क्या भरी होती हैं? फिर सबको स्लॉट्स जो है वो लोगों को टाइम देना पड़ रहा होता है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं पहले वाजे करती चलूं। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि कथक इज़ बॉलीवुड इंस्पायर्ड, इट्स नॉट। ठीक है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि घुंघरू पहन के वो कुछ भी कर लेंगे तो वो कथक कहलाएगा, इट्स नॉट। ओके। कथक एक कदीम तहजीब है, और इसको समझने के लिए जो एक मेंटल मैच्योरिटी और एक ठहराव ज़रूरी है, जाहिर है कि उसका कुछ फुकदान है हमारे माशरे में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों की तवज्जो 30 सेकंड से ऊपर की है नहीं है। और हम कथक को साधना का नाम देते हैं, इट्स लाइक मेडिटेशन, इट्स अ प्रेयर, और उसमें हमें घंटों घंटों लगाने पड़ते हैं। तो वो पेशेंस को इनकलकेट करना बच्चों में, शुरू में मुझे लगता था कि ये मुश्किल काम होगा, और शायद मैंने इसीलिए कभी सिखाने का सोचा नहीं था। मैंने सीखा और मैं अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए इसको ज़रूर करती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कथक की उस्ताद बनूंगी। फिर एक दो बार ऐसे हुआ कि मैंने कुछ लोगों को देखा परफॉर्म करते हुए, और उन्होंने वो जो भी कर रहे थे उन्होंने उसको कथक का नाम दिया, तो थोड़ा सा दिल दुखा और मैं फ्रस्ट्रेट हुई, और मैंने कहा कि ये तो फ़न के साथ जुल्म और ज़्यादती है कि आप उसका एक नामुकम्मल अधूरा चेहरा लोगों के सामने ला रहे हैं, जबकि लोगों को इसकी बाबत इतनी मालूमात भी नहीं है। तो आप उन्हें जो दिखाएंगे वो उसी को सच समझेंगे। तो मेरी एक दोस्त मेरे साथ बैठी थी और उन्होंने मुझे कहा, अच्छा तुमको इतना बुरा लग रहा है तो तुम सही करके बता दिया करो। उन्होंने ठीक बात की है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, और इसका क्रेडिट बिल्कुल मैं अपनी दोस्त को देती हूँ कि उन्होंने मुझे पुश किया टू स्टार्ट दैट प्लेटफॉर्म। जब मैंने आगाज किया बेटे, तो मेरे पास 2 शागिर्द थे, जिनमें से एक मेरी वही दोस्त थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो ये उनको था कि ये बददिल ना हो जाए कि हाय अल्लाह, I'll make sure that you do it. हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि ये बददिल हो जाए कि बस एक ही शागिर्द है। तो उसने कहा अच्छा दूसरी मैं। ओके। तो मैंने बेटा आज से जब 3.5 बरस पहले कथक के प्लेटफॉर्म का आगाज किया, तो हम 2 शागिर्द थे मेरे पास। इस वक्त 16 हैं। जबरदस्त। और जब मैंने इसको शुरू किया तो मुझे कभी लगा नहीं था कि हमारे यहाँ लोगों में इसको सीखने समझने की पेशेंस या वो डेडिकेशन या वो डिवोशन है। लेकिन मैं खुद बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज थी। मेरे लिए एक बहुत एक खुशनुमा एक्सपीरियंस रहा ये कि लोग मिलते गए और काफिला बनता गया, और मेरे पास इतने प्यारे शागिर्द हैं। आप यकीन करें कि हमारी कथक की क्लास कम और एक कथक की फैमिली ज्यादा है। तो आपकी वजह से है? तो नहीं बेटे, सबकी वजह से है। याद रखिए कि मोहब्बतें हमेशा 2 तरफा हुआ करती हैं, एक तरफा सिर्फ अदावतें और नफरतें होती हैं। मोहब्बत वो है जो 2 तरफा हो बेटा। ये जो चीज़ है ना, हमारा काम है बेटा बीज बोना। देखिए, एक उस्ताद रास्ता दिखाता है, चलना आपको खुद है। खुद है। अब कौन बच्चा
किस रफ्तार से और किस तरह से उस रास्ते पे चलता है, ये उसके ऊपर है। तो हम तो बेटा सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, एक उस्ताद का यही काम है। तो मैं यही करती हूँ, मैं उनको रास्ता दिखाती हूँ, फिर वो उनके ऊपर है कि वो उस पे चलते कैसे हैं? उस पे कैसे चलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं मेरे पास जो इसको प्रोफेशनली लेकर चलना चाहते हैं, जो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके बचपन की ख्वाहिश थी और वो कभी सीख ना पाए, और वो आई हैव अ स्टूडेंट हु इज अ ग्रैंडमदर, एंड इट वॉज हर चाइल्डहुड ड्रीम। तो मैंने उनसे कहा कि आपको तो मैं मना कर ही नहीं सकती, मैं किस मुंह से आपको मना करूं कि मैंने आपको नहीं सिखाना। वो भी सीखती हैं। मेरे पास एक ऐसी खातून भी आती हैं जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, वो बहुत इंटेंसिव फुटवर्क नहीं कर सकती, हम अपर टॉर्सो पे काम करते हैं। तो हम जो इसकी रूह समझता है और जो इसको दिल से सीखना चाहता है, हम उसे मना नहीं करते। मतलब सीख जाते हैं लोग। अक्सर लोग होता है ना, वो नहीं भी आ रहे होते, वो कहते हैं जी हमें डांस आता ही नहीं है। बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम पैदा होते हैं हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं। जब एक बच्चा बोल नहीं पाता, वो पाँव मार के बताता है ना कि वो तकलीफ में है, वो हाथ मार के बताता है कि आप उसको गोद उठा लें। सो इसका मतलब ये है कि हमारी जुबान से पहले हमारा जिस्म बोलता है। डांस इज नथिंग बट दैट एक्सप्रेशन। उसी चीज को जब हम रिदम में ले आते हैं, वही चीज जब फ्लो में आती है तो वो रक्स कहलाती है। ये तो हम बेटा बहुत मेहनत करके खुद को रक्स से अलग करते हैं, वरना हम तो पैदा होते ही हमारे आज़ा बोलने लगते हैं। अगर हम उस वक्त खुद पे रोक ना लगाएं या बच्चों पे रोक ना लगाएं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि रक्स की बाकायदा तालीम आपकी शख्सियत में जो निखार पैदा करती है, जो ठहराव पैदा करती है, जो पॉइज देती है। ये आप देखते हैं ना आजकल के बच्चे पैर घसीट घसीट के चल रहे हैं, ऐसे जैसे इंसान नहीं आलू की बोरियां हैं जो घिसट रही हैं जमीन पे, तो उसको उठाया नहीं जा रहा और इतना बोझ लदा हुआ है ऊपर, कांधे झुके हुए हैं, क्राउच किए हुए हैं, लेटे पड़े हैं, सोफे पे बैठना नहीं आता, पोस्चर सीधे नहीं है, कांधे टेढ़े हैं, लॉपसाइडेड हैं, दो पैरों पे सीधे खड़े नहीं हो सकते, यहाँ से कूल्हे निकल जाते हैं। ये तमाम मसाइल हैं ना। आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। आप उनको 4 महीने कथक सिखाएं, ऐसे सुथरे होके निकलेंगे। मेरा ख्याल है आपने बहुत सारे लोगों को सुथरा किया। आपकी सोच। अच्छा, स्ट्रिक्ट टीचर हैं। मैं देखिए मेरा शुरू से जिंदगी का एक असूल रहा है कि जब आप किसी को सोने का नवाला खिलाते हैं तो शेर की आंख से देखना जरूरी होता है। मोहब्बत जो है ना, वो अपनी ज़ात में बेटा एक बहुत ताकतवर जज्बा है, और उसके खो जाने का डर इज मोटिवेशन इनफ। तो मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो उस पैशन और उस मोहब्बत से जुड़ते हैं। वो मोहब्बत कहीं छूट ना जाए, वो ताल्लुक कहीं टूट ना जाए, ये काफ़ी होता है उनकी मेहनत करने की मोटिवेशन के लिए। वाह, जबरदस्त। खवातीन ही क्यों आते हैं कथक डांस में? नहीं बेटे, अच्छा, ये तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ओके, नॉर्मली हमने यही देखा है। नहीं, लड़के आते हैं, कम आते हैं। ओके, देखें ऐसा है ना कि हम स्टीरियोटाइपिंग बहुत करते हैं। यस, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस। जी, लड़के आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते। मेरी क्लास में एक बहुत प्यारा बच्चा है जो आता है, और वो मेरा बहुत दिल के करीब है वो बच्चा, और वो बहुत शौक से सीख रहा है। ऐसा होता है बेटी जान कि जब हमारे घरों में बेटा बेटियां ये सब होते हैं ना, जब हम उनकी परवरिश कर रहे होते हैं तो हम बच्चियों को सॉफ्ट साइड पे रखने की कोशिश करते हैं और लड़कों को बिला वजह हार्डर साइड पे रखने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनको कैसे डैमेज करते हैं। जब कोई बच्ची रोती है तो आप उसे कहते हैं क्या रो रही हो, मर्द बनो। जब कोई लड़का रोता है तो हम उसे कहते हैं तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। दिस इज सॉफ्ट कंडीशनिंग। हमने लड़कों को ये बताया कि आप नर्चरिंग रोल्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों लड़के नर्सिंग में नहीं जा सकते? क्यों लड़के प्राइमरी टीचर्स नहीं बन सकते? क्यों लड़के मेकअप आर्टिस्ट्स नहीं बन सकते? क्यों लड़के इन फील्ड्स में नहीं जा सकते, परफॉर्मिंग आर्ट्स में नहीं जा सकते, रक्स में नहीं जा सकते? क्यों? और क्यों लड़कियां एस्ट्रोनॉट्स नहीं बन सकती? क्यों बनती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, लेकिन व्हाट परसेंटेज?
तो एक तो उसमें बेटा लड़कों के इस तरफ कम आने की एक बहुत बड़ी वजह जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी है। बिल्कुल है। और ये मैं हर फोरम पे कहती हूँ कि रक्स, थिएटर, म्यूजिक, पेंटिंग, पोइट्री, लिखना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इजहार राय और जज्बात की अक्कासी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर मैं आपको ये नहीं कह पा रही हूँ कि मैं दुखी हूँ तो मैं गा सकती हूँ, मैं गा के बता सकती हूँ, मैं रक्स में बता सकती हूँ, मैं शायरी में बता सकती हूँ। लेकिन हम वो अपरेटस छीन लेते हैं आपसे। हम कहते हैं बेटा ए ग्रेड लाओ, टॉप करो, मेडल लो, एक अच्छी सी डिग्री करो और बेटा चढ़ जाओ नौकरी की रैट रेस में। जिस माशरे में बेटा एक्सप्रेशन नहीं होता ना, वो अपनी जगह ठहर जाता है, वो ग्रो नहीं करता, प्रोग्रेस नहीं करता। जब वो ग्रो नहीं करता, आप देखें जैसे इंसानी जहन है ना, इंसानी जहन बहुत फर्टाइल है, लेकिन आप उसकी खिड़कियां बंद कर देंगे, आप उसके दरवाजे, उसमें रोशनी आनी बंद हो जाएगी तो वो जगह बंजर हो जाएगी, उसमें खाद ही नहीं पड़ेगी ना। जब हम एक्सप्रेस नहीं करते तो हम वो ठहरा हुआ पानी बन जाते हैं जिसमें कुछ अरसे के बाद जरासीम पलते हैं, बदबू आती है, सड़ांत पड़ जाती है। तो इसीलिए आप देखें माशरे में किस कदर फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, एंगर इश्यूज हैं। लोग एक्सप्रेस नहीं करते, उनके बेटा पास आप देखें, प्लेटफॉर्म नहीं आप है। किसी को, अब मेरा रोने को दिल कर रहा है पर मुझे कहते हैं ओहो प्लीज मत रोना, तुम रोगी तो हमारा क्या बनेगा, हमारे हौसले टूट जाएंगे। क्यों ना रोएं, एक जेन्युइन इमोशन है, गुस्सा आ रहा है, निकालो कहीं पर, एक्सप्रेस करो, बजाय इसके कि तुम फिजिकल होके किसी को फेंट दो या किसी के दांत तोड़ दो या किसी औरत पे हाथ उठा दो। उसको कहीं तो निकालो, एक्सप्रेस करो, तरीके से सिखाओ उनको, चैनलाइज करना, चैनलाइज करो अपनी इमोशंस। देखो बेटा, जिंदगी सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस पे, ऐसा तो नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता या मुझे दुख नहीं होता या मुझे चिढ़ नहीं चढ़ती या इरिटेशन, सब होता है, लेकिन मैं उसको चैनलाइज करती हूँ। आप उसको अपने काम के लिए ईंधन बनाएं, बजाय इसके कि आप उसको अपने अंदर एक नासूर की तरह पालें और फिर माशरे का एक मनफी फर्द बनकर जिंदगी गुजारें। देन व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन एज अ ह्यूमन बीइंग? दैट इज माय क्वेश्चन। हम सब इस दुनिया में आए हैं, खुदा ने हमें बनाया है, कोई मकसद है ना तो बनाया। बिल्कुल, हमारे पैदा होने के पीछे एक मकसद है। बिला वजह तो उसने घास का एक जर्रा भी नहीं बनाया, मिट्टी का एक जर्रा भी नहीं बनाया, तो फिर इतना बड़ा हाड़ मास का इंसान बिला वजह कैसे बना दिया? हो नहीं सकता। आपका कोई मकसद है और उसको ढूंढने के लिए जरूरी है कि आपको मेंटल क्लैरिटी हो। जब मैंने कथक सीखा बेटा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि आफ्टर लर्निंग कथक आई चैनलाइज माय इमोशंस बेटर, because now I have a very beautiful way to express it. मुझे गुस्सा आता है तो जरूरी तो नहीं है कि मैं गुस्सा किसी सामने वाले पर निकालूं, मैं तांडव करके भी निकाल सकती हूँ। मैं खुश होती हूँ तो मैं लस्सियां करके निकाल लेती हूँ। बाहर का मौसम आता है तो मैं श्रृंगार रस करके उसको सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो बेटा ये तो इट्स एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग, वो तो आप उसमें जितना गुड़ डालेंगे वो उतना मीठा होगा। ये इतने मुश्किल मुश्किल नाम बीच में लिए हैं, ये तो बहुत टाइप्स है कथक में। ये बेटा कथक की मुख्तलिफ इस्तिलाहात है। सॉरी वो फ्लो में निकल गया आदतन। 3 मुश्किल लफ्ज़ आपने लिए, मैंने कहा हो अब मैं क्या पूछूं। लेकिन इस वक्त वो लोग भी तो हमें देख रहे हैं ना, जो कि समझते हैं इसको, कथक को समझते होंगे, तो उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त एक कनेक्शन बिल्ड। डिजिटली भी आप इसको लेकर चलती हैं, यूट्यूब पे कहीं और पे क्लासेस और समथिंग? मैं इस मामले में थोड़ी सी जाहिल हूँ मैं ना, क्योंकि बेटा अब जाहिर एक उम्र के ऐसे हिस्से में हूँ जब ये नई टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना मेरे लिए, और मैं आज भी वो वाली औरत हूँ जिसको नई किताब की खुशबू, कागज़ और कलम का जो एक इश्क और माशूकी का रिश्ता है कि जब स्याही उस पर फैलती है और आप लिखते हैं, उसका एक नए कागज़ की एक फील, मैं आज भी उसी दौर में जीती हूँ और मैं उसी दौर में जीना चाहती हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने कोशिश की है मेरे, कुछ बनाते हैं, कुछ लगा देते हैं, चलो कुछ ना कुछ आ रहा है, बिकॉज़ आपका कंटेंट इतने मजे का ना, उसमें इतनी डेप्थ है माशाल्लाह, हम चाहते हैं कि वो कंटेंट आगे तक जाए, दैट्स व्हाई उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, वो भी चैनलाइज करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें, स्पेशली जो लोग करना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि जो मतलब बहुत सारे लोग हैं, अगर आप कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस आखिर में एक छोटा सा सवाल, जिंदगी को कैसे डिफाइन करती हैं? व्हाट इज लाइफ?
बेटा जिंदगी जो है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के नज़दीक ज़िंदगी एक अलग चीज़ है। मेरे लिए ज़िंदगी एक एक्सप्रेशन है। ओके। और मैं उसको हर तरह से एक्सप्रेस करती हूँ, अपने रक्स के ज़रिए, अपने थिएटर के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, अपने गाने के ज़रिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये एक ही बार मिलती है ना, तो ज़िंदगी को जीना चाहिए इससे पहले कि ये आपको गुजार दे। तो मैं ज़िंदगी को ऐसे देखती हूँ कि ये एक मौका है जो हमें कुदरत की तरफ से मिला है, तो हम इसको जितनी खूबसूरती से जिएंगे, मेरा ख्याल है उससे बड़ा शुक्राना हम रब का अदा नहीं कर सकते। बेशक कि ये जो तोहफा उसने हमें दिया है, हम इसको खुद भी खूबसूरती से जिए और दूसरों के लिए भी खूबसूरत बनाएं। वेरी राइट, जिंदगी को जिए इससे पहले कि आपको गुजार दे। व्हाट अ लाइन। सरा, थैंक यू वेरी मच, इट्स लवली हैविंग यू, इट्स लवली हैविंग यू। और आई एम श्योर कि हम आपको बहुत तंग करेंगे, हम आपको मजीद तंग करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ही ऐसी शख्सियत जिससे मैं फिर कहूँगा कि यू कैन टॉक फॉर आवर्स, यू कैन टॉक एनीथिंग एक्चुअली। सच अ लवली पर्सनालिटी, माशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा। कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं प्लीज हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।